क्या पानी जीवित हो सकता है? ये सवाल शायद सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगे, पर आज हम इसी विचार की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में पानी की किल्लत तो बढ़ ही रही है और हो सकता है इस संकट से निपटने का एक रास्ता शायद पानी को देखने के हमारे नजरिए को बदलने में ही छुपा हो। आज की हमारी इस गहन पड़ताल का विषय है जल का जीवत्व, मतलब पानी में जीवन जैसे गुण होने की संभावना। इसके लिए हम कुछ हालिया शोध पत्रों और सदियों पुरानी पारंपरिक जानकारियों दोनों पर ही गौर करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद इस अनोखे विचार को समझना है। क्या वाकई पानी में ऐसे गुण हैं जिन्हें मतलब जीवन जैसा कहा जा सके? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद है? और सबसे ज़रूरी, अगर ऐसा है तो इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए क्या मतलब हो सकता है? चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लें, जब हम जल की जीवत्व की बात कर रही हूं, तो हमारा मतलब उस तरह के जीवन से नहीं है जिसके बारे में हम स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा मतलब है वो डीएनए या आरएनए वाला जैविक जीवन। बिल्कुल सही कहा। यहाँ बात पानी के अपने आप में एक इकाई होने की हो रही है, जिसका शरीर ही जल है। एक ऐसी इकाई जिसके अपने कुछ खास गुण और व्यवहार हो सकते हैं। ये सोच भले ही आज के विज्ञान को थोड़ी नई सी लगे, हाँ, बिल्कुल नहीं सी। नहीं लगे, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। खासकर प्राचीन भारतीय दर्शन जैसे जैन परंपरा में वहां जल को अपकाय यानी पानी की काया वाला जीव माना गया है। अच्छा, और इस पर मतलब शोध करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कोई खास वजह थी? हाँ, देखिए, स्रोतों में एक दिलचस्प अवलोकन का जिक्र है। जिन समुदायों में पानी को पारंपरिक तौर पर जीवित मानकर सम्मान दिया जाता है, जैसे जैन समुदाय में, वहां पानी की बर्बादी काफी कम देखी गई है। हाँ, ये बात तो है, सोचने वाली बात है। आजकल हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, जल बचाओ जैसे नारे लगाते हैं, पर अक्सर जमीनी हकीकत पर इनका ज्यादा असर दिखता नहीं। बल्कि जैसा एक जमशेदपुर का उदाहरण भी दिया गया स्रोत में कि कई बार तो अभियानों के बावजूद प्रति व्यक्ति पानी की खपत बढ़ जाती है। अजीब है। सही कहा, बिल्कुल। और इसी पारंपरिक ज्ञान और संस्कार से शोधकर्ताओं को प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि अगर वैज्ञानिक तौर पर यह दिखाया जा सके कि पानी में वाकई जीवन जैसे लक्षण हैं, तो शायद दुनिया भर में लोगों का पानी के प्रति रवैया बदल सकता है। एक स्रोत में तो साफ लिखा भी है कि शोध का एक मकसद यही था, जल के प्रति मनुष्य के रवैये को वापस सम्मानजनक बनाना। हाँ, सम्मानजनक बनाना। इससे पानी और पानी के स्रोतों को बचाने और सहेजने की वो संस्कृति फिर से मजबूत हो सकती है। तो फिर विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? जैसा हमने कहा, डीएनए या आरएनए की बात तो है नहीं, तो फिर किस आधार पर पानी में जीवन जैसे गुणों की बात हो रही है? हाँ, यहाँ को समझने का एक कह सकते हैं अलग नजरिया है जो डीएनए पर निर्भर नहीं करता। शोधकर्ता जीवन के कुछ बुनियादी लक्षणों पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने पानी के अणुओं मतलब H2O मॉलिक्यूल्स से बनी एक खास संरचना का प्रस्ताव रखा है। इसे जल कोषाणु कहा गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी के बहुत सारे अणु मिलकर एक जाली की तरह एक खोखले गोले जैसी संरचना बना रहे हैं। अच्छा, एक खोखले गोले जैसी संरचना पानी के अणुओं की। पर ये करती क्या है? इसका जीवन से क्या संबंध? देखिए, शोध के अनुसार ये संरचनाएं हवा में मौजूद आयनों, खासकर ऑक्सीजन आयनों को सोख सकती हैं और अपने अंदर से गुजरने दे सकती हैं। इससे एक तरह का ऊर्जा क्षेत्र या कहिए स्पंदन पैदा होने की संभावना जताई गई है। ऊर्जा क्षेत्र। हाँ, इसे शायद कोषाणु ऊर्जा जैसा कुछ कहा जा सकता है। हालांकि यह अभी शोध का ही विषय है, पर मुख्य बात यह है कि इस जीवित पानी में जीवन के कुछ मौलिक लक्षण पाए जाने की बात कही गई है। अच्छा, कौन कौन से लक्षण? देखिए, काफी विश्लेषण के बाद शोधकर्ताओं ने मुख्य रूप से 3 या 4 क्षमताओं का प्रस्ताव रखा है जो जीवन से मिलती जुलती हैं। पहली है ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता, यानी मेरा मतलब है जैसे कोई जीव ऊर्जा लेता है और उसे बदलता है, वैसे ही पानी की ऊर्जा का आदान प्रदान करने की काबिलियत। इसे आप एक तरह की नन्ही बैटरी समझ सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन। और दूसरी क्षमता है याददाश्ती यानी स्मृति की क्षमता, मतलब बाहरी प्रभावों को याद रखने की काबिलियत। पानी की याददाश्त, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। इसका एक दिलचस्प उदाहरण होम्योपैथी की वो तनुकरण विधि,
सीरियल डाइल्यूशन जिसे कहते हैं उसमें दिया गया है, यानी वो प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को पानी में बार बार घोलकर लगभग गायब ही कर दिया जाता है। तो माना जाता है कि पानी उस शुरुआती पदार्थ के भौतिक रूप से न रहने पर भी उसके कंपन पैटर्न या प्रारंभिक ढंग के कंपन, जिसे IMV कहा गया है, उसको याद रखता है। अच्छा। स्रोत तो ये भी दावा करते हैं कि ये जीवित जल कोशिकाएं ही होम्योपैथी दवा बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। मरा हुआ या निर्जीव पानी ये नहीं कर सकता। ठीक है, ऊर्जा और याददाश्त की बात कुछ हद तक समझ आती है, पर क्या कोई और लक्षण भी बताया गया है? तीसरा प्रस्तावित लक्षण है संवेदनशीलता की क्षमता, यानी बाहरी उत्तेजनाओं जैसे तरंगों या यहां तक कि भावनाओं पर प्रतिक्रिया देना। भावनाओं पर कैसे? इसके प्रमाण के तौर पर जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोगों का जिक्र स्रोतों में मिलता है। उनके प्रयोगों में कथित तौर पर यह पाया गया कि पानी को जमाकर जब उसके क्रिस्टल देखे गए तो प्रार्थना, अच्छे संगीत या सकारात्मक शब्दों के संपर्क में आए पानी के क्रिस्टल बड़े सुंदर बने, जबकि बुरे शब्दों या नकारात्मक भावनाओं के संपर्क वाले पानी के क्रिस्टल बद्दे या कहिए विकृत बने। लेकिन डॉक्टर इमोटो के काम को लेकर तो वैज्ञानिक जगत में काफी बहस भी है ना? क्या इन नतीजों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है? हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। डॉक्टर इमोटो के प्रयोगों की कार्यप्रणाली और उनके नतीजों की पुनरुत्पादकता मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं, और उन्हें मुख्य धारा का विज्ञान पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, ये सच है। हालांकि इस शोध के संदर्भ में स्रोत इन्हें पानी की संभावित संवेदनशीलता के एक संकेतक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क यह है कि पानी का स्वयं एक इकाई होना और बाहरी प्रभावों पर प्रतिक्रिया देना ही इन अलग अलग क्रिस्टल संरचनाओं का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य लक्षण हुए, ऊर्जा बदलना, याद रखना और शायद महसूस करना भी। तो इस तर्क से क्या पानी मर भी सकता है? मेरा मतलब है, क्या जीवित और निर्जीव पानी में कोई फर्क होता है? हाँ, शोध के अनुसार ऐसा संभव है। पानी को उबालने या कुछ खास पदार्थों जैसे भस्म मतलब राख? हाँ, विशेषकर गाय के गोबर के कंडे की भस्म, उससे उपचारित करने पर पानी निर्जीव या अचित अवस्था में आ जाता है। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में पानी के अणुओं की वो खास संरचना और ऊर्जा क्षेत्र टूट जाते हैं, मतलब उसका जीवत्व एक तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए निर्जीव हो जाता है या वापस? नहीं, और यहीं एक और दिलचस्प बात सामने आती है। इसे पुनरुज्जीवन या शास्त्रों के हवाले से योनिभूत होना कहा गया है। जब ये निर्जीव पानी, जैसे उबला हुआ पानी, दोबारा वातावरण के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे अपनी संरचना फिर से बनाने लगता है। पानी के अणु फिर से जुड़ते हैं, हवा खासकर ऑक्सीजन सोखते हैं और करीब 24 घंटों में वापस जीवित या सचित अवस्था में आ सकते हैं। यह पानी की अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बताई गई है। पर इसे पहचानेंगे कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे ये फर्क देखा जा सके? सिर्फ मानने की बात है या कोई प्रमाण भी है? देखिए, यहाँ एक तकनीक का जिक्र आता है जिसे आभा फोटोग्राफी या किर्शियन फोटोग्राफी कहते हैं। ये एक विवादास्पद तकनीक है, मैं मानता हूं, लेकिन स्रोत दावा करते हैं कि इस तकनीक और इसके विश्लेषण सॉफ्टवेयर से जीवित और निर्जीव पानी के आभा मंडल मतलब ऑरा में स्पष्ट फर्क देखा जा सकता है। अच्छा, कैसा फर्क? बताया गया है कि जीवित पानी की आभा में अक्सर एक खास संरचना दिखती है, कभी कभी केंद्र में गुलाबी या रंगीन गुठली जैसा क्षेत्र, जबकि निर्जीव पानी यानी उबला हुआ या भस्म से उपचारित पानी, उसकी आभा में ये केंद्रक जैसी संरचना नहीं होती और अक्सर सिर्फ हरा रंग ही दिखाई देता है। मिनरल वाटर की आभा मिश्रित बताई गई है, मतलब शायद वो पूरी तरह निर्जीव नहीं होता। अच्छा, तो ये आभा फोटोग्राफी एक तरह का विजुअल दृश्य प्रमाण देने का प्रयास करती है। हालांकि जैसा आपने कहा, ये तकनीक खुद में विवादास्पद है, पर इस शोध के संदर्भ में इसे एक उपकरण के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हाँ, शोधकर्ताओं का यही कहना है। वो इसे अपने सिद्धांत के पक्ष में एक दृश्य प्रमाण मानते हैं। जैसे ECG दिल की विद्युत गतिविधि दिखाती है, वैसे ही ये तकनीक पानी की ऊर्जा स्थिति को दर्शाने का प्रयास करती है, ऐसा उनका मानना है। और ये सारी बातें मुझे फिर से प्राचीन भारतीय ज्ञान की तरफ ले जा रही हैं। ये कितना दिलचस्प है कि ये आधुनिक शोध और तकनीकें कहीं ना कहीं हजारों साल पुराने जैन दर्शन की बातों से मेल खाती दिख रही हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन शास्त्रों जैसे आचारांग सूत्र में जीवों की 4 मूल प्रवृत्तियों या संज्ञा, इंस्टिंक्ट्स जिन्हें कहेंगे, का वर्णन है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि पानी में प्रस्तावित ये वैज्ञानिक लक्षण, चाहे वो 3 हो या बाद में प्रस्तावित 4, इन 4 संज्ञाओं के साथ काफी समानता रखते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, आहार संज्ञा, भोजन या ऊर्जा लेने की प्रवृत्ति, इसकी तुलना पानी की ऊर्जा विनिमय या ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता से की गई है। भय संज्ञा, डर या बाहरी खतरे से बचने की प्रवृत्ति, इसे पानी की संवेदनशीलता या बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता से जोड़ा गया है। ठीक है। मैथुन संज्ञा, प्रजनन या वंश बढ़ाने की प्रवृत्ति, इसे पानी की संरचना निर्माण या अणुओं के खुद को संगठित करने की क्षमता से संबंधित माना गया है। ओके। और परिग्रह संज्ञा, संग्रह या जमा करने की प्रवृत्ति, इसकी तुलना पानी की स्मृति या याददाश्त रखने की क्षमता से की गई है। तो ये समानता इस विचार को और बल देती है कि पानी में जीवन की अवधारणा शायद सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि गहरे अवलोकन और ज्ञान पर आधारित हो सकती है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान अपनी भाषा और अपने उपकरणों से समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब जानकारी बौद्धिक स्तर पर तो काफी रोचक है, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इसके कुछ व्यावहारिक उपयोग भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। इसके कई महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू सामने आते हैं, खासकर स्वास्थ्य और पर्यावरण के नजरिए से। स्वास्थ्य के लिए कैसे? जैसा हमने बात की, जब नल के पानी को विशिष्ट भस्म जैसे गाय के गोबर के कंडे की भस्म से उपचारित किया जाता है, तो वो अचित्त या निर्जीव तो होता ही है, साथ ही वो क्षारीय मतलब अल्कलाइन भी बन जाता है। इसका पीएच मान 8.2 से ज्यादा हो सकता है। और इस क्षारीय या अचित्त पानी का क्या फायदा है? शोध में दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया से नल के पानी में पाए जाने वाले कुछ हानिकारक तत्व कम या खत्म हो जाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, जिसे कैंसर पैदा करने वाले तत्वों से जोड़ा गया है और जिसकी मात्रा भारतीय शहरों के सप्लाई वाले पानी में अक्सर सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है, ऐसा स्रोत कहते हैं। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, साथ ही ये मुक्त कण फ्री रेडिकल्स को भी हटाने का दावा करता है, इसीलिए इसे अमृत तुल्य कहा गया है और ये एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी राहत दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पानी को शुद्ध और सेहतमंद बनाने का एक बेहद सरल, सस्ता और पारंपरिक तरीका है, जो महंगे वाटर फिल्टर का एक विकल्प हो सकता है। और अचित जल का जैन परंपरा में क्या महत्व बताया गया है? हाँ, जैसा पहले कहा, जैन साधु साध्वी अहिंसा के सिद्धांत के तहत केवल अचित्त यानी निर्जीव जल का ही उपयोग करते हैं, ताकि पानी के जीवों को कष्ट न पहुंचे। इसे उबालकर या भस्म से उपचारित करके प्राप्त किया जाता है। हालांकि यहाँ शोध ये भी कहता है कि कुछ पारंपरिक मान्यताओं की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, जैसे क्या सिर्फ छानने से पानी पूरी तरह अचित्त हो जाता है और कितनी देर तक रहता है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल। या कुएं से निकाला पानी कितनी देर अचित्त रहता है? आभा फोटोग्राफी जैसे उपकरणों से शायद इन सवालों के जवाब मिल सकें। विज्ञान के अनुसार सिर्फ छानने या कुएं से निकालने भर से पानी शायद पूरी तरह और स्थायी रूप से अचित्त ना होता हो। इसी तरह धोवन यानी बर्तन धोने में इस्तेमाल हुआ पानी, खासकर अगर बर्तन भस्म से मांजे गया हो, तो उसे गंदा समझने की आम धारणा को भी चुनौती दी गई है। अगर उसमें चिकनाई वगैरह ना हो तो उसे निथार कर पीने योग्य भी बताया गया है। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य की बात हुई। पर्यावरण और हमारी जीवन शैली पर इसका क्या असर पड़ सकता है? यहाँ असर काफी गहरा हो सकता है मेरे ख्याल से। पहली बात, अगर हम पानी को सिर्फ एक वस्तु ना मानकर एक जीवित इकाई के रूप में देखने लगें, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा। इससे फिजूल खर्ची और बर्बादी अपने आप कम होगी। हाँ, ये तो है। नजरिया बदलने से व्यवहार बदलता है। बिल्कुल। दूसरी बात, भस्मी जल बनाने की प्रक्रिया खुद में एक अभ्यास है। पानी को मापना, उसमें भस्म मिलाना, उसे रखना, फिर छानना, ये सब व्यक्ति को पानी के उपयोग के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। ये अनजाने में ही जैन जीवन शैली के प्रसिद्ध 3R सिद्धांत, रिड्यूस यानी जरूरत भर पानी लेना, रीयूज यानी पुनरुपयोग, धोवन आदि का इस्तेमाल और रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण को व्यवहार में लाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ नजरिया बदलने से व्यवहार में इतना फर्क आ सकता है। बिल्कुल। स्रोत इस शोध के संभावित प्रभाव की तुलना सर जगदीश चंद्र बोस के उस काम से करते हैं जिसने पौधों में जीवन और संवेदना साबित की थी। हाँ, जेसी बोस का काम। हाँ, उनका मानना है कि जैसे बोस के काम ने पौधों के प्रति हमारा नजरिया बदला, वैसे ही ये शोध पानी के प्रति हमारे नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पानी को लेकर नई अवधारणाएं सामने आ रही हैं, जैसे प्रोफेसर गेराल्ड पोलक का EZ वाटर, एक्सक्लूशन जोन वाटर। EZ वाटर, ये क्या है?
ये पानी की एक खास जमी हुई या कहिए संगठित परत, स्ट्रक्चर्ड लेयर की बात करता है, जो सतहों के पास बनती है और ऊर्जा जमा कर सकती है। हालांकि स्रोत ये दावा करते हैं कि ये भारतीय शोध पहले का है और शायद ज्यादा व्यापक भी है, क्योंकि ये सिर्फ संरचना नहीं बल्कि जीवन के कई और लक्षणों जैसे स्मृति, संवेदनशीलता और सचित अचित अवस्था परिवर्तन की भी बात करता है। तो आज हमने पानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। ये सिर्फ H2O के अणुओं का जमावड़ा नहीं बल्कि इसमें जीवन जैसे लक्षण हो सकते हैं। एक ऐसा विचार जिसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग और हजारों साल पुरानी परंपरागत मान्यताएं दोनों तरफ से समर्थन मिलता दिख रहा है। भले ही कुछ वैज्ञानिक पहलुओं पर अभी और शोध की जरूरत हो, जैसा हमने डॉक्टर इमोटो या किरलियन फोटोग्राफी के बारे में बात की। सही कहा। पानी के प्रति हमारा नजरिया बदलने से न केवल वैश्विक जल संकट से निपटने और जल संरक्षण को बल मिल सकता है, बल्कि भस्मी जल जैसे सरल, पारंपरिक और सस्ते उपायों से स्वास्थ्य लाभ भी संभव हो सकते हैं, जो क्लोरोफॉर्म जैसे हानिकारक तत्वों को हटाने का दावा करते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर पानी में स्मृति है, अगर वो हमारे विचारों, हमारी प्रार्थनाओं, हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसा डॉक्टर इमोटो के विवादास्पद प्रयोग संकेत देते हैं, तो पानी के साथ हमारा रोज का रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या पानी पीना, नहाना या उसे बहता हुआ देखना भी एक अलग अनुभव बन सकता है? क्या हम उसके प्रति ज्यादा सम्मान और करुणा महसूस कर सकते हैं? ये सवाल हम आज की चर्चा के बाद आप सबके सोचने के लिए छोड़